हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय पर हमारी चर्चा दोस्तों कंटिन्यूअसली होने जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हमारा यह 7 लेक्चर हो रहा है। 7 लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण आंदोलनों पर, जिसमें होंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों आंदोलन किनके द्वारा और क्यों, क्या कारण इनके पीछे रहा था, क्यों ये आंदोलन छेड़े गए थे और किस किसने इसके अंतर्गत भाग लिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन पर हमारी आज एक डिटेल में एक समग्र चर्चा होगी, और यकीन मानिए कि ये लेक्चर एंड तक देखने के बाद में दोस्तों असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछ ले, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिना सोचे समझे उसके अंदर लिख के आएंगे और आपको भरपूर नंबर मिलने की पूरी संभावना भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे दोनों महत्वपूर्ण आंदोलनों की। और उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको मैं आप छोटा सा एक इंट्रो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे इस सेशन पे दोस्तों बीए के सभी लेक्चर्स को, सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पूरे डिटेल के साथ में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपके लिए सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों। अगर आपको कोई भी लेक्चर ढूंढने में परेशानी आ रही हो तो आप चैनल के अंदर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट सर्च कीजिए दोस्तों। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की अलग अलग मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरे वीडियो, पूरे लेक्चर्स दोस्तों क्रम अनुसार 1 2 3 इस प्रकार से क्रम अनुसार आपको वहां पर मिल जाएंगे, जहां से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन सब के अलावा दोस्तों आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमने आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। और अगर आवश्यक हुआ दोस्तों, अगर आपका डाउट कुछ ऐसा आवश्यक हुआ जिसका सॉल्यूशन या जिसका समाधान हमारी टीम नहीं कर पा रही है दोस्तों, तो मैं आपसे खुद मेरी ही आपसे बात होगी और मैं आपका पूरे जो भी डाउट होंगे उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इन सब के अलावा दोस्तों जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उन सबकी क्लास नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे आप वहां से सभी क्लास नोट्स को डाउनलोड करके और अपने नोट्स बनाने में दोस्तों उसकी हेल्प ले सकते हैं क्लास नोट्स की। और इन सब के अलावा एग्जाम के टाइम पे हमारे क्लास नोट्स के माध्यम से आप रिविजन भी सटीक रूप से कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक ये है लोधाजी क्लासेस आप टाइप करेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक। और इसी के तहत दोस्तों हम जैसा कि हम देख रहे थे कि प्रथम यूनिट हमारी अभी चल रही थी। प्रथम यूनिट के अंतर्गत हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास वाला टॉपिक चल रहा है, और इस टॉपिक में दोस्तों 2 या 3 लेक्चर और बचे हुए हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा एक समग्र अध्ययन होगा जो काफी लंबा चलने वाला है संविधान पर, भारतीय संविधान पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ में दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं किस मकसद से किए जाते हैं मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं। आपको भली भांति रूप से अब तो रटा चुका होगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के अच्छे से एनालाइज कर लें और इन प्रश्नों की प्रकृति को समझ लें, इनकी डिमांड को समझ लें कि ये आपसे चाहते क्या है। और जो ये चाहते, अगर आपने इन प्रश्नों की प्रकृति को समझ लिया दोस्तों, तो टॉपिक पढ़ते वक्त आपका दिमाग सिर्फ उस डिमांड को ही ढूंढने का प्रयास करेगा पूरे टॉपिक में, और इस प्रकार से आप पूरे टॉपिक में कॉन्सेंट्रेट रह पाओगे और आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक बार टॉपिक अच्छे से समझ आने के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन वहां पर नहीं रहती है, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेक्चर आज का अपना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। एक एक आंदोलन को दोनों को क्रम अनुसार समझने का हम प्रयास करते हैं। असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन को पहले थोड़ा साइड में कीजिए और सबसे पहले हम इसके पहले की कुछ छोटी सी कहानी समझते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि हुआ यूं था
कि 1914 में दोस्तों, अगर उससे भी पहले की हम बात करें तो 1900 लगभग 1900 से ही मान लीजिए 1910 से 11 के समथिंग में ही दोस्तों पूरा विश्व दो गुटों में बंटना प्रारंभ हो चुका था। दो गुटों में अलग अलग दो गुट पूरे विश्व ने बना लिए थे। एक गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरे गुट का जो लीडर था वो था सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो दोनों गुट अलग अलग रूप से बढ़ चुके थे और दोनों गुटों में दोस्तों तनातनी प्रारंभ हो गई। जब दोनों गुटों में तनातनी प्रारंभ हुई और जब उन्होंने युद्ध की संभावना बनने लगी, संघर्ष की संभावना बनने लगी, तो उसी वक्त दोस्तों सभी जितने भी देश थे विश्व के सभी देशों ने अपने अपने गुट को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से दोस्तों उस समय फिर युद्ध छिड़ने की स्थिति में आ चुका था। वो लगभग जो है 1914 तक आते आते दोस्तों वो युद्ध दोनों गुटों में प्रारंभ हो गया और जिसे हमने कहा प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि उस समय लगभग विश्व के सभी देशों ने भाग लिया था। इसी कारण से हमने उस देश को, उस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि जब इंग्लैंड अमेरिकी गुट में संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल हो चुका था और उधर से इंग्लैंड की सरकार ने भारत में राज कर रही ब्रिटिश भारत की सरकार पर दबाव बनाया कि भारतीयों को भी इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारी ओर से अर्थात इंग्लैंड की ओर से भाग लेने के लिए मजबूर करें। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेज सरकार ने जो भारत में थी ब्रिटिश भारत सरकार, उसने भी भारतीय सेना को भी जो है इस युद्ध में धकेल दिया, अर्थात भारत को भी इस युद्ध की आग में झोंक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अंग्रेजों से दोस्तों उस समय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब पूछा गया कि ये युद्ध तो आप लोगों का है, हमें जबरदस्ती इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, तो उस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने कहा, अर्थात भारत की में जो राज कर रही थी ब्रिटिश सरकार, उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है ये भारतीय हित में ही होने जा रहा है। अगर ब्रिटेन की अर्थात उसके गुट की अगर विजय होती है तो भारत को काफी सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे वादे करने के बाद ही भारतीय जो नेता थे वो लोग इसके लिए सहमत हो गए और सहमत होने के बाद में जो नेता थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने पूरा समर्थन इनको दे दिया अंग्रेजों को और कहा कि ठीक है भाई, हम भी आपकी ओर से अर्थात इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन उस समय भारत में जो दोस्तों क्रांतिकारी थे, जिन्हें हमने लास्ट में पढ़ा था उग्रवादी के नाम से, तो जो क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ये युद्ध हमारा नहीं बल्कि इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड जाने और अमेरिका जाने, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हम किसी भी ओर से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये युद्ध शुरू होता है। अब इसी की एक अगली कड़ी ये होती है कि इसी समय में ही गांधी जी का भी भारत में आगमन होता है। गांधी जी का भारत में आगमन होता है और सीधे आते हैं वो राजनीति को जो है ज्वाइन कर लेते हैं और राजनीति में ज्वाइन करने के बाद में गांधी जी को भी समझाया जाता है कि जो अगर भारत इंग्लैंड के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है तो भारत के क्या क्या फायदे हैं वो सब गांधी जी को बताए जाते हैं, जिससे गांधी जी भी संतुष्ट हो जाते हैं और गांधी जी भी अपना पूरा समर्थन अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने में भारत शामिल हो चुका था। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जरा इस स्लाइड को पढ़िए दोस्तों, अब आपको पूरा ये कंप्लीट समझ आने वाला है। 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से 1918 तक दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की। ठीक है, और क्रांतिकारियों के अलावा, बस इसको याद रखिए दोस्तों, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से क्या क्रांतिकारियों ने भाग लिया था? तो क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि जो कांग्रेस के नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने भाग लिया था। तो राजनीतिज्ञों और दलों ने जो है अंग्रेजों की विजय के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। उसी समय गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ और उन्होंने भी युद्ध का समर्थन दिया, परंतु गांधी जी का मोह भंग होने के बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। अब जरा कहानी यहाँ पर एक टर्न मारती है और टर्न ये हो जाता है दोस्तों
कि जिस प्रकार से गांधी जी, जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को उल्लू बनाया था कि आपको ये अधिकार दे दिए जाएंगे, या एक तरह से कहे कि आपको जो है स्वतंत्रता भी एक तरह से प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब ये कि आपका शासन आपके हाथों में आ जाएगा, सिर्फ कुछ मामलों में आपको ब्रिटेन के अंतर्गत रहकर कार्य करना होगा। कई प्रकार के अधिकार देने की इन्होंने वादे किए, ठीक है। तो ये सब के सब वादे ब्रिटिश सरकार को अच्छी तरह पता था कि युद्ध के बाद में हम ये कोई इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ये लंबे समय से करते आए थे भारत के साथ में और भारतीय नेताओं के साथ में। लेकिन जब गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ तो गांधी जी इनको आज से नहीं, अर्थात कि उस समय से नहीं, बल्कि इन्हें साउथ अफ्रीका के समय से जानते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने भारत में आने से पहले साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ वहां भी संघर्ष करके आए थे वो लोग। इसलिए गांधी जी अंग्रेजों की मंशा से पूरी तरह से परिचित थे। इसलिए उन्होंने भारत में आकर के एक ही बार उनसे बात की। उस बात करने के बाद में जैसे उनको पता चला कि नहीं, अंग्रेज सरकार कभी भी हमारी बात नहीं मानेगी, इसलिए गांधी जी ने इनका समर्थन वापस लेकर के, अर्थात युद्ध का समर्थन वापस लेकर के और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था गांधी जी के द्वारा। और कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद की स्लाइड में अब जरा समझिए दोस्तों, इसको कहानी को पूरा समझते चले। एक कहानी के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपको पूरा याद रहने वाला है। ठीक है, आप स्टैटिकल अर्थात की थ्योरेटिकल स्टडी पर मत जाइए, इसको व्यवहारिक रूप से कहानी के माध्यम से समझिए। कहानी को कहानी समझ के पढ़िए इसको। ठीक है, कहानी के रूप में अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो 100% आपका पूरा डाटा आपके माइंड में रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। चलिए इसके बाद में अब हम देखते हैं कि भाई चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो इस आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे मांग क्या थी, क्यों करा था? मांग, आंदोलन की मांग, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि आंदोलन के कारण। तो ये कारण थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मांगे जो है, मांगों में प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के विभिन्न कारण बताइए या तात्कालिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से कारण और मांग एक ही चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से गांधी जी ने 3 प्रमुख मांगे रखी थी अंग्रेजों के सामने। और वो 3 मांगे वो छोटी छोटी सी मांगे थी, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार काफी प्रभाव में थी, इसलिए उनकी इन छोटी छोटी मांगों को भी मानने से ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था। और मांग ये थी टर्की के प्रति, टर्की जो है दोस्तों, टर्की के प्रति अपने व्यवहार को बदले। टर्की में भी काफी हिंसा की जा रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसके लेकर के दोस्तों काफी जो भारतीय मुसलमान थे काफी नाराज थे। इस कारण से वहां पर आवाज उठाई जा रही थी, भारत में आवाज उठाई जा रही थी कि टर्की के प्रति जो व्यवहार अंग्रेज सरकार कर रही है उस व्यवहार को बदल करके एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाए, उनको एक न्याय दिया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट अगली जो मांग थी, दूसरी मांग जो थी वो थी अमृतसर के हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे। यूं भी नहीं कहा कि अमृतसर के हत्याकांड में, अर्थात आपको याद होगा जैसे 1914 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो माफ कीजिए 1919 का, तो जो अमृतसर का हत्याकांड जो था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति ये भी मांग नहीं रखी थी कि उनको एक सजा दीजिए, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि ब्रिटिश सरकार इसके प्रति खेद प्रकट करे कि जो हुआ गलत हुआ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये भी नहीं कहा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो थी दोस्तों, भारतीय जनता को प्रसन्न करने के लिए कोई नई योजना प्रस्तुत की जाए। तो छोटी छोटी सी मांगे रखी थी उस समय, उन छोटी छोटी मांगों को भी ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया, मानने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और इसी कारण से दोस्तों गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार, दोस्तों स्वीकार लिखा हुआ है, इसको मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ठीक करना इसको। तो गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार करने पर गांधी जी ने अगस्त 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब किया दोस्तों? अगस्त 1921 में, याद रखिए इस डेट को, और जो एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में शुरू हो चुका था। तो सिंपल सी कहानी के दौर में यही है, युद्ध में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार झुकती है।
ब्रिटिश नेता कांग्रेस नेताओं को समझा बुझा करके इसमें शामिल कर लेती है, लेकिन गांधी जी के आ जाने के कारण से ब्रिटिश सरकार का पूरा जो नजरिया था वो पूरा पलट चुका था। गांधी जी ने कुछ छोटी छोटी मांगे अपनी रखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको मानने से इनकार कर दिया, और इनको इनकार करने के कारण ही गांधी जी ने डायरेक्टली दोस्तों अगस्त 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन का जो आंदोलन छेड़ा गया था, ये असहयोग आंदोलन जो छेड़ा गया था, किस आधार पर छेड़ा गया था, क्या कार्यक्रम क्या डिसाइड किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो क्या करना था भाई, आंदोलन तो है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, और कुछ योजनाओं के तहत ही कुछ योजना दोस्तों बनाते हैं ये, है ना, कांग्रेस के अंतर्गत ही। और उन योजनाओं के तहत कुछ योजनाएं रखी, जिसमें कहा कि अदालतें जो है, जो सरकारी अदालतें हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। सभी भारतीय जनता अदालतों का बहिष्कार करेंगे और उनके स्थान पर पंचायतों के दौर के निर्णय को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा मजदूरों, लिपिकों तथा सैनिकों का मेसोपोटामिया अर्थात इराक में जाने से मना कर दिया, है ना। मतलब असहयोग आंदोलन के तहत कहा गया कि जो लोग अर्थात कि जिन सैनिकों को ब्रिटिश सरकार इराक में ड्यूटी के लिए भेज देती थी, लिपिकों को भेजती थी, मजदूरों को भेजती थी, वो मजदूर, लिपिकों, सैनिक जो है वहां जाने से अब मना करे, और सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी गई है और जो पद दिए गए हैं उनका त्याग किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। सरकार के अफसरों के सम्मान में जो उत्सव आयोजित होते हैं उनका त्याग किया जाए, उनमें कोई शामिल ना हो। काउंसिल के चुनाव में भाग ना ले, जो भी काउंसिल के उस समय राज्यों में अर्थात प्रांतों में चुनाव हो रहे थे उसमें भाग ना ले, और ना ही वोट डाले। उसके अलावा विद्यार्थी द्वारा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। और जो भी राष्ट्रीय संस्थाओं की मतलब स्थापना की जाए, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई थी। इन मांगों के माध्यम से ही यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम इस प्रकार के कदम उठाएंगे, असहयोग का कदम उठाएंगे, किसी भी प्रकार से हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में दोस्तों इसी कार्यक्रम के तहत ही जो नेक्स्ट अगला जो कदम उठाए जा रहे थे, उसके तहत ही क्या होता है कि आंदोलन का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से रखा गया था। ये सारी चीजें दोस्तों करना शुरू हो चुके थे। अब इसी के तहत बहुत ही कम समय में दोस्तों ये जो आंदोलन था इतना स्पीड से बढ़ने लगा, इतना मतलब इसकी गति पकड़ी। क्योंकि उस समय का ये इस प्रकार का अखिल भारतीय लेवल का पहला आंदोलन था, और इससे पहले जो जनता थी, भारत की जनता दोस्तों काफी ऊब चुकी थी ब्रिटिश सरकार से, काफी नाराज हो चुकी थी, और अब वो चाहती थी किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता पाना, है ना। तो इस कारण से दोस्तों भारत के लगभग हर कोने के हर एक व्यक्ति ने इस आंदोलन में भाग लिया था, और इस आंदोलन के तहत ही जो है काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने भाग लेकर के और ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की भावना व्यक्त की थी, ठीक है। तो अब इसके बाद में होता क्या है, लेकिन इसका दुर्भाग्य था इस आंदोलन का कि गांधी जी की स्पष्ट मंशा थी कि पूरे आंदोलन के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा होगी तो आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ आगे चलकर के यही कि फरवरी 1920 को गोरखपुर के दोस्तों चोरा चोरी नामक एक स्थान है, वहां पर जो जनता आंदोलन कर रही थी, उस आंदोलन करते जनता ने वहां पर चोरा चोरी नामक जगह पर दोस्तों वहां पर एक थाना था, उस थाने में आग लगा दी, और उस थाने में आग लगाने से थानेदार और 21 सिपाही कुल मिलाकर 22 लोग जलकर मर गए। और इस हिंसात्मक कार्य से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया और आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। तो होता यही है कि जब बहुत स्पीड से आंदोलन चलने लगा था, जो कांग्रेस सरकार थी, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की नाकों में दम कर दिया था दोस्तों इन लोगों ने। इस प्रकार से असहयोग की भावना पूरे देश में भड़की थी कि ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी। वह बस एक मौका ढूंढ रही थी कि आंदोलनकारी किसी भी प्रकार से एक छोटी सी हिंसा करे ताकि वो आंदोलन का दमन कर पाए।
लेकिन कोई मौका ना मिलने के कारण दोस्तों कांग्रेस सरकार इनके सामने नतमस्तक की कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही चोरा चोरी नामक घटना होती है, जैसे ही इस थाने में आग लगा दी जाती, वैसे ही अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है आंदोलन का दमन करने का। और दोस्तों उस समय गांधी जी ने आंदोलन को तुरंत वापस लेने का कारण भी उनके पीछे कारण यही था। अगर गांधी जी आंदोलन को तुरंत स्थगित नहीं करते, तुरंत वापस नहीं लेते, तो अंग्रेज सरकार इस कदर दमन करती जो जनता का कि वो काफी लंबे समय तक फिर वो अगले आंदोलन के लिए खड़ा नहीं हो पाती, पूरी तरह से उनका दमन कर देती। ठीक है, काफी हिंसा करती सरकार। इस कारण से उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था दोस्तों, हालांकि किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाया, किसी भी रूप में लगभग जनता को जागृत तो उन्होंने बहुत किया, जनता को एकजुट कर दिया, राष्ट्र प्रेम की भावना भर दी, परंतु जो वास्तविक जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया और ना ही हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में सफल हो पाया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कारावास दे दिया, लेकिन बीमारी के कारण से 2 वर्ष के बाद ही गांधी जी को वापस रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये असहयोग आंदोलन की कहानी समाप्त होती है। अब असहयोग आंदोलन में अब आप जरा सोचिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहले आपको आंदोलन की शुरुआत कैसे होती, क्या इसके पीछे का प्रमुख कारण था। ठीक है, देखिए थ्योरेटिकल जो पार्ट है दोस्तों, ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आपके पास में कई प्रकार की किताबें होंगी, कई प्रकार के नोट्स होंगे, कहीं से भी आप पढ़ लेंगे। लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल रूप में व्यवहारिक अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप व्यवहारिक रूप से इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे डिफिकल्टीज नहीं आएगी और इस टॉपिक को चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, एक ही बार पढ़ने में पूरा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इस कारण से इसका व्यवहारिक रूप में अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका असहयोग आंदोलन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, पूरी एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसको समझना था जो आप समझे। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो इसमें तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर डाउट हो दोस्तों, समझ नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। नेगेटिव भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप बताएंगे तभी उस चीज में सुधार हो सकता है। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे कोई सुधार की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इसका अर्थ जरा समझते चलिए कि क्या होता सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन था, अर्थात असहयोग मतलब कि किसी को, सरकार को कोई सहयोग ना करो। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा इस एक प्रकार का असहयोग सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, ये भी एक प्रकार से असहयोग आंदोलन ही है। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कि सभी ने विनम्र रूप से मना करना। ठीक है, विनम्र रूप से मना करना अर्थात वही असहयोग करना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि होता क्या है कि जब असहयोग आंदोलन दोस्तों वापस लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, तो उस समय पूरे देश की पूरी जनता भड़क उठती है, तो गांधी जी का भी विरोध करने लगती है। बोलती है कि मतलब उस समय पूरी जनता जागृत हो जाती है और वो हर हाल में चाहती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्वतंत्रता ही चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से पूरी जनता जागरूक होती है। लेकिन अचानक से गांधी जी के द्वारा यह असहयोग आंदोलन वापस लेने से पूरी जनता रुष्ट हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का गांधी जी का जो उद्देश्य था, आंदोलन को वापस लेने का उद्देश्य जो कारण था, वो कारण अपने आप में बहुत महान था दोस्तों। उसके पीछे का कारण यही था कि अगर मान लीजिए अगर गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेते, कंटिन्यू रखते दोस्तों, अंग्रेज सरकार इस प्रकार से दमन करती आंदोलनकारियों का कि वो आने वाली अगली कई पीढ़ियों तक अर्थात कई सालों तक फिर वो अगले आंदोलन के लिए खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो गांधी जी का एक इसके पीछे एक बड़ी एक जो है प्लानिंग हुआ करती थी, एक योजना हुआ करती थी। जैसे 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन लाया। ठीक है, उस समय के बाद में दोस्तों अब 1930 में अर्थात कि 10 साल का गैप देने के बाद में धीरे धीरे फिर से जनता को तैयार किया और फिर से नए आंदोलन के लिए खड़ा किया। एकदम से बार बार भी वो आंदोलन नहीं करते थे, काफी अच्छा गैप रखते थे। लेकिन अगर असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो जो 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ये संभव नहीं था, लगभग ये कई 100 सालों बाद पहुंच जाता। अर्थात कि जो पीढ़ी अंग्रेजों की लाठी खाती वो पीढ़ी दोबारा कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ उठकर आंदोलन नहीं करती, बल्कि अगली पीढ़ी जो आती ना उस पीढ़ी को तैयार करना पड़ता आंदोलन करने के लिए।
ठीक है, इस कारण से जो है वो आंदोलन वापस लिया था ताकि जनता बची रहे, जनता के साथ ज्यादा हिंसा ना हो। चलिए दोस्तों, अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इस आंदोलन के पीछे भी एक अच्छी कहानी है दोस्तों, वही की सरकार अर्थात की जो कांग्रेस थी दोस्तों, कांग्रेस की कुछ मांगे थी, उन मांगों को अस्वीकार कर दिया, करने के कारण ही गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, अंग्रेज सरकार उनकी बातों को मान लेती है, वो समाप्त तो हो जाता है, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर कुछ बातों को अंग्रेज सरकार मना कर देती है, तो फिर वापस से मतलब वाद विवाद चलता रहता है। इस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 2 बार स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इसको एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था ये सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया और 5 अप्रैल को प्रातःकाल गांधी जी ने दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। तो सबसे पहले तो आप बस इतना सा समझ लीजिए कि जो दांडी मार्च हुआ था अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च से अर्थात दांडी यात्रा से। ठीक है, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ में दोस्तों साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा की थी, जो 5 अप्रैल को वहां दांडी पहुंचे थे। तो दांडी पहुंच करके इन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया, हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, इस नमक कानून को तोड़ने के साथ ही दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। अब इस आंदोलन की कुछ मांगे थी, अब इसकी कुछ थोड़ी सी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। अब जरा इसको एक एक करके समझिए। इसकी एक मांग तो वैसे मांगे तो सभी सामान्य थी, परंतु काफी लंबी लिस्ट थी इसकी, जरा समझिए। संपूर्ण मदिरा निषेध, जो मदिरा का सेवन मदिरा का जो दोस्तों बिक्री हो रही थी यहाँ पर, उसको किसी प्रकार से यहाँ पर वैध ना रखा जाए, इसको निषेध किया जाए। ठीक है, क्योंकि अब मदिरा से सरकार को काफी अच्छा खासा टैक्स मिल रहा था, इस कारण से वो मदिरा का निषेध कर नहीं सकती। जैसे कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जब लॉकडाउन खत्म होता है तो किराने की दुकानें बाद में खुलती है, राशन की दुकानें बाद में खुलती है, पहले दोस्तों क्या वाइन शॉप खुल जाती है। क्या कारण हो सकता है ना? तो आप कुछ समझदार है, समझते चलिए। नेक्स्ट है भूमि का लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियंत्रण रहे। भूमि पर जो लगान लिया जा रहा था, जो कर लिया जा रहा था, जो टैक्स लिया जा रहा था, उस टैक्स की जो रेट थी उसको आधा किया जाए। उस समय टैक्स भी बड़ा खतरनाक हुआ करता था। ठीक है, नमक कर को, जो नमक कर था उसको समाप्त किया जाए। नमक कानून तोड़ने का पीछे का उद्देश्य यही था कि नमक कर, जो भी नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। सेना पर जो खर्चा किया जा रहा है उसमें 50% की कमी की जाए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां हैं दोस्तों, उसमें जो वेतन दिया जाता है उस वेतन को भी 50% कम किया जाए अर्थात आधा किया जाए। और विदेशी वस्तुओं के आयात पर निश्चित कर लगे। विदेशी वस्तुओं के जो आयात किया जा रहा है विदेशों से, उस पर निश्चित कर लगाया जाए, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के सस्ते दामों पर आने के कारण क्या हो रहा है कि भारतीय के जो उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर थे। ठीक है, और भारतीय समुद्र तट के केवल भारत के जो समुद्री तट थे उन पर सिर्फ भारतीय जहाजों के लिए वो सुरक्षित रखे जाए और सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और राजनीतिक मामले उठा लिए जाए अर्थात उनको खत्म किया जाए। इसके अलावा जो निर्वासित थे, भारतीय जो निर्वासित थे, उनको वापस भारत में आने दिया जाए। गुप्तचर पुलिस को खत्म किया जाए, जो गुप्तचर पुलिस थी उसको खत्म किया जाए, उस पर जनता का नियंत्रण रहे और आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का भी जो है स्वतंत्रता भारतीयों को दी जाए। तो इस प्रकार की कुछ मांगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत रखी गई। जो सामान्य मांगे थी उनमें से कुछ मांगे आपको याद रखनी है, बाकी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम के तहत दोस्तों कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में नमक कानून तोड़ा गया। अब जो कार्यक्रम था इसमें क्या क्या किया गया, तो कैसे इस आंदोलन को कैसे किया गया, कैसे प्रभावित किया गया, तो इसमें प्रथम था कि प्रत्येक गांव में नमक कानून तोड़ा गया।
कि जिस जिस गांव में, जो समुद्र तट पर जो गांव थे, वहां पर नमक बनाने का काम चालू कर दिया गया और नमक कानून तोड़ने का कार्य कर दिया गया। छात्र छात्राओं ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। जो शासकीय कर्मचारी थे उन्होंने नौकरी छोड़ना प्रारंभ कर दी। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने नौकरी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा महिलाएं ने दोस्तों क्या किया कि जो नशीली चीजें थी जैसे मदिरा वगैरह, तो उनके सामने बैठकर, उन दुकानों के सामने बैठ करके धरना देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और हिंदू लोग अस्पृश्यता को त्याग दे, सब कुछ नारे लगाए गए वहां पर। इस प्रकार से ये कुछ कार्यक्रम उसके तहत सभी ने अवज्ञा आंदोलन के तहत रखे गए। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे इसमें बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी कहानी आगे बढ़ती है तो देखिए जरा कि 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब जरा समझना इस बात को दोस्तों कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन आराम से स्टार्ट हो जाता है कुछ मांगों के साथ में। ब्रिटिश सरकार मांगों को मानने से स्पष्ट मना कर देती है। अब ये आंदोलन भी काफी अच्छे लेवल तक पहुंच जाता है, काफी अच्छे स्तर पर होने लगता है और इसमें लगभग वही कार्य किए जाते हैं, वही कार्यक्रम के तहत वही काम किए जाते हैं जो असहयोग आंदोलन के समय किए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसी दौर में होता क्या है कि कुछ समय बाद अर्थात 4 मई अर्थात 1930 को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू के सहित जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो इस आंदोलन में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, वैसे ही दोस्तों अब इन्होंने एक नई चाल चली, माफ कीजिएगा, एक नई योजना बनाई कांग्रेस ने, और उस योजना के तहत उन्होंने कहा कि अधिकतम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, आगे रह करके गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, तो इस पूरे दौर में कम से कम या लगभग कहे कि लगभग 60,000 स्त्री पुरुषों ने दोस्तों उस समय अपनी गिरफ्तारी दी, आगे रह करके वो खुद जेल गए। ठीक है, और सरकार के सामने नतमस्तक होने से स्पष्ट रूप से उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा। आपको गिरफ्तार करना है, आप गिरफ्तार हमें कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आंदोलन में मुस्लिम लीग ने किसी भी प्रकार से इनका साथ नहीं दिया था। इसको विशेषकर याद रखिए आप कि असहयोग आंदोलन में तो लगभग फिर भी साथ थे, परंतु सभी ने अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग का साथ नहीं मिला इस आंदोलन को। इसके अलावा काफी दबाव इन पर बनाया गया। गांधी जी को जैसे गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के या आंदोलनकारी जो थे, जो प्रमुख आंदोलनकारी थे, जो नेतृत्व करता थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी गांधी जी अपनी शर्तों पर अड़े रहे और आंदोलन को इन्होंने जारी रखा। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों अब होता क्या है कि जैसे ही अब ये आंदोलन जो है प्रारंभ रहता है, आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ता है। तो इस आंदोलन के कारण जनता काफी प्रभावित हो जाती है, काफी भड़क उठती है, क्योंकि उससे पहले जागृत तो असहयोग आंदोलन के समय ही हो चुकी थी, अर्थात 1920 में ही जनता पूरी रूप से जागृत हो चुकी थी। जागृत होने के बाद में अब क्या हो कि जनता किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से, पूरे मन से सहयोग करने को बिल्कुल भी कतई तैयार नहीं थी। तो इसी प्रकार से उनको ही संतुष्ट करने के लिए, भारत के लिए नई योजनाएं लाने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि इंग्लैंड में एक मीटिंग आयोजित करने का फैसला लिया। मीटिंग एक जिसको नाम दिया गया गोलमेज। गोलमेज अर्थात कि एक गोल राउंड एक टेबल होता है, उस टेबल पे चारों तरफ जो बैठते हैं उसको दोस्तों एक गोल मेज होती है, उसी को बोला गया गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इस प्रकार के 3 सम्मेलन होते हैं। अब इन तीनों सम्मेलनों को आप एक एक करके समझिए। क्या होता है कि पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय गांधी जी सहित जो प्रमुख नेता थे वो सबके सब जेल में थे, जेल में अंदर थे। ठीक है, अब इस समय दोस्तों डेट को याद रखना कि 12 नवंबर 1930 को 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर, लंदन में किया जाता है। अब इस सम्मेलन में दोस्तों 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अर्थात कि 89 प्रतिनिधि थे। हालांकि 89 प्रतिनिधि थे, भारत की ओर से भी कुछ लोग थे, लेकिन भारत की ओर से जिन्होंने भी भाग लिया था वो भारतीय ना होकर के ब्रिटिश सरकार के ही नुमाइंदे थे। ठीक है, उन लोगों ने ही इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारत की ओर से एक भी प्रतिनिधि नहीं था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लेने से जो है पूरी तरह से इनकार कर दिया था, और इनके इनकार करने के कारण ही या कांग्रेस के भाग ना लेने के कारण ही जो है सम्मेलन
हुआ संपन्न, परंतु पूरी तरह से निरर्थक रहा, उसका कोई कार्य मतलब कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तो इससे अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार अगर हमें गोलमेज सम्मेलन को कंप्लीट करना है, उसकी जो डिमांड उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अब किसी भी प्रकार से जो है कांग्रेस को मनाएं। तो कांग्रेस को मनाने के लिए उन्हें गांधी जी को रिहा करना आवश्यक था। तो इस प्रकार से उन्होंने गांधी जी को रिहा किया। अब जरा पहले स्लाइड पर आइए। गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से वायसराय ने, जो समय वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों को बंदीगृह से मुक्त कर दिया। ठीक है, वो गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मई 1921 को एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर मोहर लगा दी और तय कर दिया कि अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी और उनका प्रतिनिधित्व केवल गांधी जी के द्वारा किया जाएगा, और आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब जरा समझिए यहाँ पर कि जब गांधी जी, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब निरस्त होता है, जब उद्देश्य विहीन हो जाता है वो, तो उसको संपन्न करने के लिए कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि गांधी जी और जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस, उनको रिहा किया और उनसे आग्रह किया कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी को ही ये प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने पकड़ाया, और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों कराची में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन में ही गांधी जी को ये जिम्मेदारी दी गई। और गांधी और इरविन, जो उस समय का वायसराय था, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है भैया, अब हम जो है हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम इसको समाप्त करेंगे, हम इसको यहीं स्थगित कर देंगे, और आगे चल के आपके यहाँ सविनय गोलमेज सम्मेलन में, अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार से कुछ बातों को ब्रिटिश सरकार मान लेती है, मानने करके उनसे कहा गया कि इन पर निष्कर्ष जो निकलेगा वो हम गोलमेज सम्मेलन के तहत ही निकालेंगे, अर्थात हम उस मीटिंग में ही जो है हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, उन सभी का समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार की कुछ बातें होती है, उन बातों के तहत ही गांधी जी मान लेते हैं, अर्थात कांग्रेस मान जाती है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की ओर से भारत के प्रतिनिधित्व के तहत जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस प्रकार से दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो जाता है। अब जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होता है दोस्तों, जरा समझिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को लंदन में ही प्रारंभ होता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लेते हैं और उन्होंने अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रख दी ब्रिटिश सरकार के सामने। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि केंद्र और प्रांतों में तत्काल पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। पूर्ण उत्तरदायी शासन अर्थात ये कि शासन के प्रत्येक भाग पे भारतीयों का अधिकार हो, भारतीयों के अंडर में आए, मतलब हर एक शासन के हर एक जगह पर, हर एक पद पर जो है भारतीय भी हो, और इसके अलावा एक उत्तरदायी सरकार हो। उत्तरदायी सरकार, ओके, जो समझौता हुआ था वो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, लेकिन अब जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन का समय आता है तो इस समय तक दोस्तों वायसराय चेंज हो जाते हैं और इरविन के स्थान पर अब विलिंगटन आ जाता है। कौन? विलिंगटन। और दूसरी ओर वहीं पर ही दोस्तों इंग्लैंड में उस समय चुनाव चल रहे होते हैं, और चुनाव में 2 दल थे। ब्रिटेन में 2 दल है, एक अनुदार दल और एक उदार दल। ठीक है, तो उस समय दोस्तों उदार दल की हार हो जाती है और अनुदार दल जो है सरकार में, सत्ता में स्थापित हो जाता है, सत्ता में आ जाता है। तो सत्ता में अनुदार दल के आने के कारण, ये कुछ मिसप्रिंट है, इनको जरा सही कर लीजिए। अनुदार दल सत्ता में आ जाता है और ये वही दल था दोस्तों जो भारत को अधिकार देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, और वो चाहता था कि भारत को कोई अधिकार ना दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सम्मेलन भी जो है पूरी तरह से असफल ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि गांधी जी ने कुछ अपनी मांगे रखी, लेकिन उनमें से एक भी मांग को ब्रिटिश कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं अपनाया गया, क्योंकि उस समय वायसराय, मतलब जो समझौता हुआ था गांधी जी का और इरविन का, उन दोनों के मध्य में समझौता हुआ, लेकिन वायसराय चेंज होने के कारण जो नया वायसराय आया था उसने विलिंगटन ने बातों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, और जिस कारण से दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी जो है निरर्थक हो जाता है, प्रभावविहीन हो जाता है। ठीक है, और जो उन्होंने गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था, अब उस आंदोलन को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया। अब फिर से स्टार्ट किया तो किस फॉर्मेट में किया समझिए। सम्मेलन से वापस आने पर, जैसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों,
तो इस सम्मेलन के वापस जैसे हुआ तो गांधी जी जैसे ही वापस आते हैं, इंग्लैंड से वापस आते हैं, तो गांधी जी भारत में आकर देखते हैं कि सरकार, ब्रिटिश सरकार काफी दमन की स्थिति में है, काफी दमन कर रही है आंदोलनकारियों का। ठीक है, तो कांग्रेस के कई नेताओं को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और इससे विवश होकर गांधी जी ने आंदोलन को फिर से शुरू गांधी जी को करना ही पड़ा। और दमन के तहत ही 1932 को गांधी जी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बंदी बना लिया गया। और 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भी एक घोषणा कर दी थी, और वो घोषणा ये थी कि हिंदू अस्पृश्य जातियों और मुसलमान तथा सिख और ईसाइयों सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, सबको अलग अलग। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों कि हिंदुओं को यहाँ अलग कर दिया, अस्पृश्य जाति जो कि हिंदुओं के ही अंग थे उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि वो अंबेडकर साहब की मांग थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विभिन्न नेताओं की अलग अलग मांगों के तहत ही पूरे भारत की जातियों को अलग अलग रूप में तोड़ दिया गया, और इसी को कहा गया था डिवाइड एंड रूल्स, है ना, कि जो है फूट डालो शासन करो की नीति, उनकी यही नीति थी। तो इनको अलग अलग अर्थात पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि सबको पूरी तरह से बिखेर दिया जाए। इसके अलावा नेताओं के प्रयास से, लेकिन ये सब होने के बाद में क्या होता है कि कांग्रेस सरकार के कुछ नेता थे, उन नेताओं ने काफी प्रयास किया, प्रयास करके वो गांधी और अंबेडकर का एक समझौता करवाया, एक मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग के तहत ही दोस्तों अंबेडकर साहब जो है सहमत हो गए गांधी जी से, और गांधी जी की बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार के तहत ही उन्होंने हिंदुओं के अंतर्गत ही जो दलित वर्ग था उसको प्रतिनिधित्व देने की बात मान ली। अतः गांधी जी का कहना यह था कि आप अलग से प्रतिनिधित्व मत लीजिए, है ना। अलग से प्रतिनिधित्व लेने का कारण ये हो जाएगा कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो हिंदुओं से पूरी तरह से कट जाएंगी, पूरी तरह अलग हो जाएगी। तो गांधी जी का बोलना यही था कि इनको हिंदुओं के अंतर्गत ही रहने दें, और हिंदुओं के अंतर्गत रहकर ही इनको अलग से प्रतिनिधित्व हम प्रदान करें। ठीक है, तो इस बात को अंबेडकर साहब ने मान लिया, है ना, मान लिया। और 14 जुलाई 1933 को जन आंदोलन समाप्त हो गया, और 8 महीने बाद जो है 1934 को गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त कर दिया। तो ये सारी कहानियां थी दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सभी मांगों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने के कारण गांधी जी वापस भारत आए। भारत आने के बाद में उन्होंने विवश होकर के वापस से सभी ने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन के तहत ही उधर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने थे, जो मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत की सभी जातियों के अलग अलग प्रतिनिधित्व हम प्रोवाइड करेंगे, हम प्रदान करेंगे। जिससे क्या होगा कि डिवाइड एंड रूल्स की परंपरा उनकी चालू हो गई थी, मतलब कि जो है डिवाइड करो और शासन करो, इस प्रकार के कुछ रूल उन्होंने स्थापित यहाँ कर दिए थे, है ना, फूट डालो शासन करो की नीति का। इसी के तहत में उन्होंने फिर दोस्तों क्या किया कि जो कांग्रेस के जो महान नेता थे, जो समझदार नेता थे, उन लोगों ने काफी प्रयास किया ताकि अधिकतम लोगों को इकट्ठा करे, अधिकतम लोगों को इकट्ठा करके एक जो है उन्होंने एक मीटिंग बिठाने का प्रयास किया। और इसी के तहत गांधी और अम्बेडकर समझौता भी यहाँ पर करवाया गया, जिसके तहत अम्बेडकर जी जो है गांधी जी से सहमत हो जाते हैं, और उन्होंने जो पिछड़ी जाति का जो नेतृत्व कर रहे थे अम्बेडकर साहब, उन्होंने पिछड़ी जाति को हिंदुओं के अंतर्गत ही प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्थन अपना प्रोवाइड कर मतलब दे दिया। ठीक है, तो ये जब समर्थन दिया, आपस में समझौता हो चुका था, तो आपस में समझौता होने के बाद में इस बात से ब्रिटिश सरकार भी सहमत हो गई थी। जब जैसे ही अम्बेडकर साहब माने, तो अम्बेडकर साहब की और गांधी जी की बातों को जो है ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की भी उस समय समाप्ति हो जाती है, अर्थात 1934 में तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आज का लेसन कंप्लीट होता है, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें कंप्लीटली हमने असहयोग आंदोलन और सभी ने अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा की। इसके अलावा अगर कोई आपको इस पूरे टॉपिक में दोनों आंदोलनों में कोई डाउट हो, है ना, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, उसमें के तहत भी दोस्तों अपने डाउट को क्लियर करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। दोस्तों दो टॉपिक पर हमारी और समग्र चर्चा होने जा रही होगी। अगले टॉपिक में अर्थात अगले लेक्चर में हम समझेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों के बारे में एक समग्र अध्ययन इसमें करेंगे दोस्तों, और उसको भी इसी प्रकार से जो आज के लेक्चर के अनुसार ही उसको भी दोस्तों हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो स्टोरी असहयोग आंदोलन के समय स्टार्ट होती है,
वो अभी समाप्त नहीं होती है। असहयोग आंदोलन के समय जो स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों, वो आजादी के बाद भी चलती है, और जब संविधान निर्माण होता है, संविधान सभा बनती है, तब तक वो स्टोरी चलती है ना। तो ये जो 1920 में 1920 में जो असहयोग आंदोलन के समय जो इतिहास शुरू होता है ना, वो 1950 में जाकर के दोस्तों वो समाप्त होता है। वो पूरी कहानी तब तक की होती है। तो इसको एक कहानी के रूप में ही लीजिए, ज्यादा बर्डन ना ले अपने दिमाग पर, इसको कहानी के रूप में समझते चलिए, का बड़ा आनंद आएगा दोस्तों। और जब अगर आप इसको समझेंगे अच्छे से, तो आप इसको किसी भी प्रकार से भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। दो प्रकार के सेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये और आने वाले हैं। इसके बाद में हम सेकंड टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसी में आप व्हाट्सएप पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड की गई दोस्तों, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।